आज हम पढ़ेंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहते तो उन्हें अपनी सीट से उठकर जाना पड़ता था। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो असमानताएं हैं ये भारत में भी है। यानी अनेक जो लोकतांत्रिक देश है उनके अंदर भी ऐसी असमानताएं मिलती है। ऐसा आपको अफ्रीकी और अमेरिकन लोगों के साथ में आता है और आपको ऐसा आया है कि उनके साथ में आज भी भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक है जब कोई गोरा बस में जब यात्रा करते हैं और कोई गोरा आदमी आ जाता है तो जो अफ्रीकन लोग हैं उनको सीट से खड़े होना होता है। इस प्रकार की असमानता वहाँ मौजूद है। इसका उदाहरण हम आगे देखते हैं। रोज पोरक्स ये घटना 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, रोजो पोरक्स। उसने लिखा है 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। यानी ये बात 1 दिसंबर 1955 को है। एक महिला है रोजा, वो क्या है कि दिन भर अपना काम करती है और काम करने के बाद में जब वो अपने घर लौटती है तो बस से वो यात्रा करती है। तो ऐसी स्थिति में वो आपने पूर्व आपको बताया कि वहाँ जब अमेरिकन लोग जब यात्रा करते हैं तो अफ्रीकन लोगों को वहाँ अपने जो असवेद है उनको जब सवेद आ जाता है तो वहाँ उनको सीट से खड़ा होना पड़ता है, उसको सीट देनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में इस महिला ने 1 दिसंबर 1955 को मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया और इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन बीच केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों से ऊँचा है। यानी वहाँ आपने देखा कि आंदोलन होने के बाद में भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी जो काले रंग के हैं उनके अलग स्कूल थे और ये सरकारी विद्यालय थे जहाँ बहुत ही कम सुविधाएं थी और जो उनके रहने के जो क्षेत्र इलाके हैं वो ऐसे ही क्षेत्रों में रहते थे। इस प्रकार उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ भारत में ही असमानताएं हैं, अनेक जो देश है और हमने अभी यहाँ अमेरिका के बारे में जाना जो कि एक ताकतवर और डेवलपमेंट कंट्री है, उनकी स्थिति भी इस प्रकार की है। असमानताएं अछूते नहीं है। अब हमारे जो भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी किसी व्यक्ति साथ में धर्म, उसका मूल जन्म या जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ अंश है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 के हैं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। ऐसे हमारे अनुच्छेद में लिखा है। अपने राज्य या राज्य मतलब अपने देश हैं, अपने देश के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश या उसकी जाति
या महिला पुरुष होने के नाते या उनका जन्म स्थान किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश पूर्णतः या राज्य नीति से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निवेदन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कोई भी सार्वजनिक स्थान है इस आधार पर उस पर किसी प्रकार का अंकुश सरकार का नियंत्रण नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को जन्म, धर्म, जाति, जन्म स्थान, महिला पुरुष के आधार पर उसके साथ में भेदभाव किया जाए या इन क्षेत्रों से वंचित किया जाए या उन क्षेत्रों पर उसको प्रतिबंध किया जाए। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र के समय कौन सी चुनौतियाँ हैं? किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। यानी सामान्यतः हमने पढ़ा कि हम लोकतंत्र है कि उनकी सामान्य परिभाषा यह है कि लोकतंत्र उसे कहते हैं जो शासकों को जनता चुनती है। लेकिन इतनी परिभाषा भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम जहाँ ये मानते हैं कि जहाँ चुनाव होते हैं, चुनी हुई सरकारें होते हैं, तो उनको लोकतांत्रिक कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो लोकतांत्रिक सरकारों में होना चाहिए, जो उनके पास ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की जो सरकारें हैं या इस प्रकार की जो पद्धति हैं उसको हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। वो असली लोकतंत्र नहीं है, नकली लोकतंत्र है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इस एक के अंदर में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और समान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलू को प्रभावित करता है। और इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों की समानता, उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि हर व्यक्ति अपने मानवीय गरिमा के तहत वो जीवन जी रहा है क्या, आत्मसम्मान के साथ जी रहा है क्या, तो या उसकी किसी प्रकार की भावना को ठेस पहुंच रही है या नहीं, ये इस पाठ में आप पढ़ेंगे।